गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का मुख्य तथ्य जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं समान जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, हिंदी भाषा का विकास है, वर्गीकरण है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। जो हमारी संस्कृत भाषा होती है वह संयोगात्मक भाषा होती है। संयोगात्मक यानी कारक चिन्हों के मेल से बना हुआ हो, और वियोगात्मक मतलब कि जो कारक चिन्हों से अलग हो। जैसे संस्कृत में होता है रामस्य पुस्तक, और हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है राम की पुस्तक। तो कारक चिन्हों की से क्या है, अलग है, राम की पुस्तक। ठीक है, हिंदी और जो अंग्रेजी है हमारा वह वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत इस क्या कैसी भाषा है, संयोगात्मक। आगे चलते हैं। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। नेक्स्ट है, भारत में 4 भाषा परिवार भारोपी द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बत मिलते हैं, चीनी तिब्बती मिलते हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। एक तरफ है भाषा परिवार और भारत में बोले जाने वाले लोगों का प्रतिशत है। भारोपी जो परिवार है वह 73% बोलता है भारत में। द्रविड़ है 25% बोलते हैं, आस्ट्रिक हैं 1.3% बोलते हैं, और चीनी तिब्बती बोलते हैं 0.7%। ठीक है, यह अब सारे आपका भारत में रहने वाले भाषा बोलने वालों का जो है प्रतिशत है 100 में। ठीक है, प्रतिशत जानते हैं प्रति 100 पर 1। ठीक है, उसके बाद है हिंदी भारोपी भारत यूरोपी के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में व्यक्त किया जाता है। पहला काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वह काल है 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यह इसकी शुरुआत होती है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं, पाली, प्राकृत, अभ्रस। ठीक है, इस समय आपका भाषा क्या है, उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़ रहा है। वैदिक संस्कृत से पाली, प्राकृत और अभ्रस तक पहुंच गई है। उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, उदाहरण के लिए हिंदी और हिंदुत्तर भाषाएं बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, हिंदी भाषा का जो विकास होता है संस्कृत से होता है। संस्कृत परिवर्तित होता है पाली में, पाली से प्राकृतिक में, फिर अभ्रस में, फिर अवहट में, फिर प्राचीन हिंदी से प्रारंभिक हिंदी, फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी तक पहुंच जाती है। तो परीक्षा में पूछता है, ऑप्शन देखिए कि कौन सा उत्तरोत्तर विकास है। ठीक है, उसके बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ, और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। 13वीं सदी या 8वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 8वीं सदी मतलब सन 701 से 800 ईस्वी तक का समय। उसी तरह 13वीं सदी का अर्थ क्या हुआ, 1201 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक का समय। ठीक है, उसके बाद आगे है अपभ्रंश। अप धन भ्रस धन। घिय शब्द का यो तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अभ्रस साहित्य से अभिष्ट है प्राकृतिक भाषा से विकसित भाषा, विशेष का साहित्य। उसके बाद आगे है प्रमुख रचनाकार हैं इसमें इस काल के, अपभ्रंश काल के, वाल्मीकि, उसके बाद धनपाल, पुष्पंदर, सरहपा, कंडफा। ठीक है,
जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको हम छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह अध्याय बहुत ही लंबा है। उसके बाद आगे है अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश एक तरफ है अपभ्रंश के भेद, उसके बाद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। सौर सैनी है, इसकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन सी भाषा से निकलती है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्ध मागधी है, निकलती है पूर्वी हिंदी, फिर मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ठीक है। उसके बाद ख्रस है, पहाड़ी यानी सौर सैनी से प्रभावित है। ब्राचंड है जो जिससे निकलती है पंजाबी, सिंधी। उसके महाराष्ट्र से मराठी निकलती है, ठीक है। उसके बाद अगली भाषा है अवहट, ठीक है। अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है, जिसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा है। आगे हैं अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट या अवहट कहा है। विद्यापति प्राकृत की तुलना में अपनी भाषा को मधुरत बताते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जंपो अवहट्टा, अर्थात देश की भाषा सब लोगों के लिए मीठी है, इसे अवहट्टा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान है, दामोदर पंडित है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, विद्यापति है, रोड कवि है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अवहट काल के रचनाकार कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हैं अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति, ठीक है। आगे चलते हैं प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी। मध्य देशी भाषा परंपरा के विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय है अपभ्रंश अवहट के बाद की भाषा। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है। यह वह काल था जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवहमान सिंधु नदी से विकसित है। विदित है कि अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता यानी बाहर आक्रमणकारी या फिर आक्रमणकारी उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से भारत आए, ठीक है। जो विदेशी आक्रमण हुए वे हिंदू कुश पर्वत से होते हुए भारत में प्रवेश किए थे पश्चिमी मार्गों से, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत बोलन दर्रा से होते हुए लोग आए थे अक्सर। उसके बाद गुजरात वाला जो भाग है वहाँ पर भी एक रास्ता जाता है पश्चिम की ओर, वहाँ से लोग आए थे। तो आगे है भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे और ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। सिंधु से आपका हिंदू स का ह में तथा ध का द में परिवर्तन, पहलवी भाषा प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन, हिंदू से हिंद बना और फिर हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से हिंदी बन गया। हिंदी का अर्थ है हिंद का। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसी देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। उपयुक्त बातों से 3 बातें सामने आती है। पहला, हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। जैसे यहाँ से सिंधु से हिंदू हुआ, ठीक है। विदेशी लोग अरबी लोग सिंधु को सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोलते थे और हिंदू से हिंद हुआ। हिंद में
प्लस प्रत्यय ई लगने से हिंदी बना। आगे हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है, न कि हिंदी भाषा का। यानी जो हिंदी शब्द है वह फारसी भाषा है, न कि हिंदी भाषा का। यह ऐसे ही है जैसे बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी करे। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हिंदी भाषा में ही दिखाने की कोशिश की है, जैसे हीन हनन करने वाला प्लस दुष्ट अर्थात हिंदी अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला हिंदू, और उन लोगों की भाषा हिंदी हीनों प्लस दलन हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला हिंदू, और उनकी भाषा हिंदी। चूँकि इन व्युत्पत्तियों में प्रमाण कम अनुमान अधिक है, प्रमाण कम और अनुमान क्या है, अधिक है, इसलिए समानता इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। आगे हिंदी शब्द के दो अर्थ है। हिंद देश के निवासी यथा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक, जो इकबाल महोदय ने लिखा था, इसका अर्थ हुआ। और हिंदी की भाषा, हाँ यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई हिंदी नहीं कहता, बल्कि भारतवासी हिंदुस्तानी आदि कहते हैं। दूसरे, इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं जो सब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये सभी हिंद की भाषाएं हैं, लेकिन केवल हिंदी नहीं। उन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से पुकारते हैं। इसलिए हिंद कि इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस समय के प्रमुख रचनाकार थे हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं है, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां शामिल हैं। बोलियों में ब्रजभाषा, अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। हिंदी से संबंधित संवैधानिक स्थिति और उसकी समीक्षा। स्वतंत्रता के पूर्व जो छोटे बड़े राष्ट्र नेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ। राजभाषा के नाम पर जो बहस वहाँ 11 सितंबर 1949 ईस्वी से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। किंतु संघर्ष की स्थिति सिर्फ हिंदी एवं अंग्रेजी के समर्थकों के बीच ही देखने को मिली। हिंदी समर्थक वर्ग में भी 2 गुट थे। एक गुट देवनागरी लिपि वाली हिंदी का समर्थक था, दूसरा गुट महात्मा गांधी, JL नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद आदि 2 लिपियों वाली हिंदुस्तानी के पक्ष में था। ठीक है, आज़ाद भारत में एक विदेशी भाषा जिसे देश का बहुत थोड़ा सा अंश, अधिक से अधिक 1 या 2% ही पढ़ लिख और समझ सकता था, देश की राजभाषा नहीं बन सकती थी। लेकिन एकाएक अंग्रेजी को छोड़ने में भी दिक्कतें थी। प्रायः 150 वर्षों से अंग्रेजी प्रशासन और उच्च शिक्षा की भाषा रही है। हिंदी देश की 46% जनता की भाषा थी। राजभाषा बनने के लिए हिंदी का दावा न्याययुक्त था, साथ ही प्रादेशिक भाषाओं की भी सर्वथा उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने राजभाषा की समस्या को हल करने की कोशिश की। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा ने हिंदी के पक्ष में अपना फैसला दिया।
यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी अय्यंगार फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी। उसके बाद अगला है एक अस्पष्ट निर्देश अनुच्छेद 351 के अनुसार 351 के आधार पर हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया। संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में दिए गए हैं। संविधान के ये भाषा विषयक उपबंध हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषाओं के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। उसके बाद 210 में है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। ठीक है, वही संविधान भाग 17 राजभाषा अध्याय 1 संघ की भाषा अनुच्छेद 343 में उल्लेख है संघ की राजभाषा के बारे में। पहला पॉइंट है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद 344 में है राजभाषा के संबंध में आयोग 5 वर्ष के उपरांत उपराष्ट्रपति द्वारा और संसद की समिति 10 वर्ष के उपरांत। उसके बाद अध्याय 2 में है प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो समान ज्ञान में क्वेश्चन पूछ सकता है कि 344, 343, 346 में क्या उल्लेख है, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 347 में क्या उल्लेख है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। उसके बाद अध्याय 3 में उल्लेख है एससी, एचसी आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 में उल्लेख है एससी और एचसी में और संसद व राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, उसके बाद है 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं, कौन कौन सी 14 भाषाएं थी प्रारंभ में, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बाद में जो जोड़ा गया है 21वें संशोधन 1967 ईस्वी में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। उसके बाद 71वें संशोधन 1992 ईस्वी में शामिल किया गया जिसमें इसकी संख्या 18 हो गई। कौन कौन से, तत्पुराण, बोंडो, डोंगरी, मैथिली, संस्थाली। ठीक है, उसके बाद 92वां संशोधन 2003 में शामिल किया गया और इस प्रकार इसकी अनुसूची 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन समान में पूछ सकता है कि जो संविधान में मूल रूप से जो भाषाएं जोड़ी गई थी कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं हमारा आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी, शुरुआत किया असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया और पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। उसके बाद पूछा जा सकता है कि इस समय संशोधन 1967 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, उसके बाद पूछा सकता है कि 71वें संशोधन के तहत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आगे है हिंदी की उपभाषाएं व बोलियां। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। उपभाषा का अर्थ क्या हुआ, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है।
अब भाषा क्या होती है? साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। ठीक है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। आगे चलते हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। ठीक है। कुछ उपभाषाएं हैं, उसके बाद इसकी बोलियां हैं, क्षेत्रीय बोलियां हैं। उसके बाद प्रमुख क्षेत्र है, उपभाषा, बोलियां और प्रमुख क्षेत्र। राजस्थानी उपभाषा है, इसकी बोलियां हैं मारवाड़ी जो बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी और ठुंठाली में बोली जाती है, ठुंठाड़ी में। उसके बाद पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है, मेवाती यानी उत्तरी राजस्थानी में बोलियां हैं, मालवी है जो बोली जाती है दक्षिणी राजस्थानी में। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है। और इसकी बोलियां कौन कौन सी है? एक मारवाड़ी है जो कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थानी में। ठीक है। उसके बाद इसी को बोली जाती है पूर्वी राजस्थानी में भी बोली जाती है। उसके बाद एक उपभाषा है, बोलियां है मेवाती जो बोली जाती है उत्तरी राजस्थानी में, फिर मालवी जो बोली जाती है दक्षिणी राजस्थानी में। तो सामान्य ज्ञान में क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, इस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है और किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है। तो प्रमुख क्षेत्र आपका राजस्थान है। ठीक है। उसके बाद उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, इसकी बोलियां हैं कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। उसके बाद एक उपबोली है ब्रज भाषा, बोलियां हैं ब्रज भाषा जो बुंदेली कन्नौजी है। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है पूर्वी हिंदी, इसकी बोलियां हैं अवधी। ठीक है। और प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब क्या है आपकी उपबोलियां। उसके बाद देखिए आगे है हिंदी की उपभाषा है बिहारी। ठीक है। और इसकी बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है। बिहारी जो उपबोली है, इसकी उपभाषा है, इसकी बोलियां क्या है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। प्रमुख क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश। ठीक है। पहाड़ी उपभाषा है और इसकी बोलियां हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो बोलियां हैं भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है, मैप के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली, ब्रज भाषा, जयपुरी, मारवाड़ी। ठीक है। राजस्थान में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुमाऊनी। ठीक है। मैथिली, मगही, यहाँ देखिए बिहार। भोजपुरी क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है। खड़ी बोली है आपका दिल्ली में बोली जाती है। ठीक है। गढ़वाली आपका कश्मीर की तरफ बोली जाती है। बांगरू आपके राजस्थान, हरियाणा की तरफ बोली जाती है। ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आज धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले भाग के साथ मिलेंगे।